वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग शुरू कर चुके हैं अपनी जर्नी। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 ऐसे करके हम जर्नी करेंगे इनकम टैक्स की। जितनी जल्दी तो नहीं, इस बार अच्छे से पढ़ना है हमको, टाइम हमारे पास बहुत है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो पीछे हमारे जो कवर हो चुके चैप्टर्स उसमें से जल्दी पढ़ लो। अगर आपके नज़दीक में एग्जाम है तो, अगर आपका 2-2.5 महीने का टाइम है तो रिलैक्स आराम से पढ़ेंगे। और आपको जल्दी पढ़ना है तो पीछे की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो पढ़ लो, या मेरी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, उसके अंदर आपको सब मिल जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज एक नए चैप्टर की जिसका नाम है आपके सामने अंडर सेक्शन 2 ऑफ 1A। इसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चरल इनकम, खेती-बाड़ी की इनकम। अभी हमारे कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर एग्रीकल्चरल इनकम पे तो टैक्स नहीं लगता, ये तो हमारी फ्री की इनकम होती है। फ्री की इनकम दुनिया में कुछ नहीं है, उतनी मेहनत करके दिखा दो पहले, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपको ये पता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे नो टैक्स, ठीक है। बट कब, ये पता होना चाहिए कब, ऐसा नहीं कि हमेशा। देयर आर सम कंडीशंस। इस चैप्टर को मैंने पहले भी एक बार शॉर्ट में कवर कर रखा है, इस बार हम इस चैप्टर को 2 क्लासेस में कवर करेंगे। पहली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, किस किस टाइप की होती है, और एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं कि आपको पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। दूसरी कैटेगरी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको मैं समझाऊंगा जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्शियल इंटीग्रेशन। कई बच्चों ने नाम सुना होगा, अब तक नहीं सुना तो अब सुन लोगे आप, कि जहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगता है, लेकिन कब लगता है उसकी 2 कंडीशन होती है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम की जो कि हमारी एग्जेम्प्टेड है, तो सबसे पहले हमें इसमें एक चीज़ समझनी है कि आखिर कौन सी इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। विच इनकम इज सपोज टू बी टेकन एज एग्रीकल्चरल इनकम। तो मैंने छोटे छोटे नोट्स अपने बना रखे हैं, ये बेकार के नोट्स हैं, इस पर मत सोचना कि दे दो, दे ही रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है। पहली बात, एन एग्रीकल्चर इनकम हैज टू बी, क्या चीज है, इट शुड बी एनी रेंट और रेवेन्यू derived from agriculture और from the land। आपकी खेती बाड़ी की ज़मीन है, आपने उसमें से अपने कुछ प्रोड्यूस, जिसको बोलते हैं हमने कुछ सामान उगाया और उसको मार्केट में बेचने के लिए उगा रहे हैं आप, तो दैट बिकम्स योर इनकम, रेवेन्यू। लेकिन हो सकता है कि आप लैंडलॉर्ड हो और आपने अपनी ज़मीन किसानों को दे रखी है कि भैया तुम इसके ऊपर खेतीबाड़ी करो और मुझे तो किराया दे देना। तो इसका मतलब अगेन आपकी इनकम कहाँ से हो रही है, एग्रीकल्चरल लैंड से हो रही है, तो दैट बिकम्स एग्रीकल्चरल इनकम। नंबर 2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट लेकिन इंपॉर्टेंटली समझना है इसको। एनी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, agricultural operations or any process by cultivator or receiver of the rent in kind टू मेक, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोल रहा हूं, बातें समझाऊंगा पूरा। टू मेक द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट मीन्स सेलिएबल। सर ये कहानी तो बहुत लंबी लिखवा दी आप, तो कह रहे छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। पहले के अंदर क्या कहा, सीधा आपको डायरेक्टली दिख रहा है, मैंने गोभी उगाई, गोभी बेच दी, एग्रीकल्चर इनकम। मेरी ज़मीन है, मैंने किराए पे दे दी, किसान सामान उगाएगा, मुझे रेंट देगा, एग्रीकल्चर इनकम। दूसरे में कहा सिर्फ उगाना ही नहीं, अगर आप इस किसी ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो उसी लैंड के ऊपर, यानी कि बाहर किसी फैक्ट्री में नहीं देना, उसी लैंड के ऊपर किसी ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो कि जो आपने सामान उगाया है उसको साफ करना, जैसे गेहूं में धान निकालते हैं, देखा ना, चावलों में से धान निकालते हैं, या जो ज़मीन के अंदर की सब्जियां हैं उसको बाहर निकालने के बाद उसको धोते हैं, सफाई करते हैं, क्यों, ताकि वो मार्केट में जाने के लिए या बिकने के लिए अवेलेबल हो जाए, सेलेबल हो जाए, कि ये बिकने के लिए तैयार है। तो वो प्रोसेस भी एग्रीकल्चरल के ही अंदर ही आएगा।
तो अगर आपने कुछ ऐसा प्रोसेस प्लांट लगा रखा है अपने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कि मेरे पास सब्जियां आती है, मैं धोता हूं उसको और मैं धो के उसको फिट फॉर सेल करता हूं मार्केट के अंदर, दैट ऑल्सो बिकम्स एग्रीकल्चरल इनकम। नंबर 3, एनी इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस। अब प्लीज यहाँ पे ना कंफ्यूज मत हो जाना, तो फार्म हाउस से शादियां होती है वो वाला वही फार्म हाउस तो वही है, लेकिन उसमें शादियों की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलते। दैट बिकम्स देयर बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, क्योंकि उसने अपनी पूरी एसेट को कन्वर्ट कर दिया बिजनेस के अंदर। तो दैट इज कैटेगरी ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम या अदर सोर्स इनकम। दैट विल डिपेंड अपॉन कि किस तरह की लोकेलिटी में है, क्या लैंड है, कितने किलोमीटर के रेडियस में है, कितनी पॉपुलेशन है उस जगह की, दे आर सम फैक्टर्स। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि फार्म हाउस का मतलब शादियां नहीं, फार्म हाउस का मतलब है कि आपके पास एक खेती बाड़ी की ज़मीन है, उसके ऊपर आपने एक घर बना दिया। अब वो घर आप गोदाम की तरह यूज़ कर रहे हो या रहने के लिए यूज़ कर रहे हो, उस इंसान की जो इस खेती बाड़ी के ऊपर ध्यान रखेगा, तो अल्टीमेटली उससे होता है आपको रेंट मिल रहा हो। तो दैट इनकम विल ऑल्सो बिकम अ इनकम फॉर एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि आप अल्टीमेटली उसका मेन जो जरिया है वो एग्रीकल्चर ही है। शादियाँ नहीं है, पार्टियाँ नहीं है, मतलब ये नहीं कि होली खेलने के लिए लोग जा रहे हैं फार्म हाउस, वो वाले फार्म हाउस नहीं। आजकल तो बिल्डर्स ने कॉन्सेप्ट डाल दिया है फार्म हाउस खरीद लो। तो फार्म हाउस के अंदर आप खरीदते आसान है खरीदना, बट विल यू बी एबल टू मैनेज दैट विदाउट योर प्रेजेंस? बहुत मुश्किल है, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। नाउ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सपोज्ड टू बी सेटिस्फाइड टू बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। नंबर 1, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सब के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? जो लैंड है हमारी वो कहाँ होनी चाहिए? इंडिया में। हम इंडिया से बाहर की बात नहीं करेंगे। द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। नंबर 2, लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, और कोई यूज नहीं, शादियां नहीं करानी उसके अंदर, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड यूज होगी। नंबर 2, कंडीशंस फॉर एग्रीकल्चर इनकम इज, ये तो 3 तरह की इनकम हो गई कि एग्रीकल्चर इनकम कौन सी टाइप की है। कंडीशन क्या है जो हम बात करेंगे इसके बारे में? नंबर 1, इंडिया में होनी चाहिए लैंड। नंबर 2, ओनली फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। नंबर 3, द रिसीवर ऑफ इनकम फ्रॉम द लैंड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द लैंड। जिसको इनकम मिल रही हो ना, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लैंड या इन लैंड टू द रिसीवर। जिसको भी इनकम मिल रही है, या तो वो उसका ओनर होना चाहिए या वो उसके ऊपर काम करके अपना घर चलाता हो, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेके बेचता हो मार्केट में। नंबर 4, द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम वही होगी जो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट मिल रही है आपको, इनडायरेक्टली घूम घूम के नहीं आ रही है आपके पास, तो उसी को हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। ये जितना मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये बाद में बुक से एक एक लाइन पढ़नी है। ये मत सोचना कि सर ने पढ़ा दिया हो गया हमारा काम। आई एश्योर यू, जो मैं करा रहा हूँ एग्जाम में कराओगे 60-70% मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको 70 के ऊपर जाना है तो प्लीज़ सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता रखा है पहले। आप सिर्फ प्लेलिस्ट में लिख दो या ऐसे लिख दो, यूट्यूब के ऊपर लिख दो सेल्फ स्टडी टाइम टेबल बाय नितिन गोयल, आपको मिल जाएगा। दैट इज़ अ वंडरफुल टाइम टेबल विच इज़ एक्सेप्टेड बाय वर्ल्ड आउट स्टूडेंट्स। आई एम रियली हैप्पी कि मैंने वो डिज़ाइन किया और सारे बच्चे उसको फॉलो करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। बात करते हैं दोस्तों नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एक बड़ी कहानी होती है कि एक होता है एग्जॉस्टिव, एक होता है इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि सब कुछ आ सकता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, क्या नहीं आएगा, अगर वो याद कर दें तो बाकी सब चीज़ें हमारी एग्रीकल्चरल इनकम में शामिल हो जाएंगी। तो एग्रीकल्चर इनकम में शामिल क्या क्या नहीं होता, लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लिस्ट। नंबर 1, इनकम फ्रॉम द मार्केट्स। अब मार्केट में अगर कोई आप रेडी वाले देखते हो, सब्जी बेच रहा है, कुछ कर रहा है, मैं सब्जी बेचता हूँ जी, और आप क्या बेच रहे हो? सब्जियाँ बेच रहे हो। सब्जियाँ बेच रहे हो तो थोड़ी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी, नहीं। आप ये मार्केट से खरीद के फिर बेच रहे हो, एक तरह से आपने मंडी से खरीदा आगे बेच रहे हो, तो दैट इज़ योर बिजनेस प्रोफेशन, दैट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, बट नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। आप उसको उगा के नहीं बेच रहे,
आप खरीद के बेच रहे हो। नंबर 2, इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज। स्टोन क्वेरीज क्या होती है? जहाँ पे आप ईंट के भट्टे सुना होगा आपने, जहाँ पे ब्रिक्स बनती हैं। अब आपकी ज़मीन ऐसी है जहाँ पे ना स्टोन भट्टे लगे हुए हैं, ईंटें बनती हैं, है तो ज़मीन के अंदर लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, वो फार्मिंग नहीं कर रहे आप तो भट्टे उगा रखे हैं। तो भट्टे तो प्रोफेशनल बिजनेस अलग हो गया ना पूरा का पूरा। इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टी। सर मेरी ज़मीन के अंदर ना खुदाई करके हम उसके अंदर से माइनिंग करते हैं, गोल्ड निकालते हैं, चांदी निकालते हैं, हीरे निकालते हैं, या कुछ भी निकालते हैं, खनिज पदार्थ, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज निकालते हैं। निकालो भाई, लेकिन दीज आर नॉट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। So we need to have agricultural purpose only, no mining purpose. Income from land used for storing agricultural produce. सर जितने भी खेती मजदूर वगैरह है ना, वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं, फिर अपना जो सामान है ना हमारे गोदाम में रखते हैं, और हमारा गोदाम जो है वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर है। तो सर आपका काम खेती बाड़ी करना नहीं है, आप तो स्टोर हाउस दे रहे हो, एक तरह से आप स्टोर हाउस दे रहे हो। स्टोर हाउस का मतलब किराया लोगे उनसे, but that is not your agricultural income, that is your rental income. It can be taken into house property or other source income. We will take this distinctly, बाद में बात करेंगे इसके लिए। Income from the supply of water for irrigation purpose. मेरे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें मैंने बोरिंग लगा रखी है, बड़ी सी वो क्या बोलते हैं ना, पवन चक्की, विंड मिल लगा रखी है, या उसको क्या बोलते हैं हम, टुल्लू पंप लगा रखा है। अब टुल्लू पंप से हम पानी दे रहे हैं, बाकी खेती बाड़ी में पानी जाता है। भैया आपके लैंड से क्या जा रहा है? सर पानी। तो आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कुछ नहीं किया, आप तो उसका किराया लोगे, आप पैसे लोगे उसके बदले। तो दैट इज नॉट योर एग्रीकल्चरल इनकम, दैट इज योर बिजनेस इनकम और अदर इनकम। इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, ट्रीज और बैम्बूज। आपने सुना होगा नाम जंगली घास, है ना, जो अपने आप उग जाती है। किसी भी खेती बाड़ी के अंदर इधर गोभी के पत्ते, इधर आलू सब उग रहे, साथ में घास भी उगती है। अब वो जो घास उग गई, पेड़ उग गए, बैम्बू स्टिक उग गई, आपने वो भी उठा के बेच दिया, तो वो इनकम क्या होगी आपकी? दैट विल बी टेकन एज अदर इनकम, नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि वो आपने उसके ऊपर मेहनत नहीं करी। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये कि आपने उस ज़मीन पे मेहनत करी हो तो ही वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माना जाएगा। बिना मेहनत के उग गया तो इसका मतलब भगवान की देन समझो, अदर सोर्स की इनकम में डाल दो उठा के। इनकम फ्रॉम फिशरीज, नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो है ही नहीं है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग, वो ईंटों के भट्टे बनाने के लिए। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज मैनेजर ऑफ एग्रीकल्चर फार्म, एग्रीकल्चर फार्म में मैं उसका मैनेजर हूँ, तो भैया देखो सैलरी मिलेगी ना, इनकम थोड़ी है, आपको सैलरी मिल रही है तो सैलरी इनकम गई। इनकम ऑफ द बायर ऑफ ए राइप क्रॉप, कोई भी खराब हो गई क्रॉप वगैरह है, उसका हम जब बायर आएंगे ना उनसे पैसा लेंगे, तो अल्टीमेटली उससे इनकम जो होगी वो एग्रीकल्चर इनकम? नो, दैट इज अवर अदर सोर्स इनकम। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्मिंग एटसेट्रा, मुर्गी पालन, दूध वगैरह निकालेंगे एग्रीकल्चर फार्म में। वहाँ गाय दूध दे रही है, जमीन नहीं दे रही, समझ रहे हैं? आपने क्या समझना है, अगर एग्रीकल्चर लैंड पर आपने भैंसे पाल ली, ठीक है, कैटल फार्मिंग कर ली, पोल्ट्री फार्मिंग कर ली, तो मुर्गी अंडे दे रही है, जमीन अंडे नहीं दे रही। तो आपका दिमाग कहाँ चलना चाहिए? जमीन से निकलना चाहिए सामान। तो जमीन से उग रहा है तो एग्रीकल्चर लैंड है, खुद ब खुद उगा तो भी नॉन एग्रीकल्चरल है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियाज ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, मैं ऑनर हूँ, लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने अपनी ज़मीन दे रखी है किसान को, हाँ भाई उगा, सामान उगा, भाई पिछले 2 साल से तूने किराया नहीं दिया मुझे, उसका इंटरेस्ट भी दे। वो अब वो इंटरेस्ट क्या, वो एग्रीकल्चर इनकम होगी? इंटरेस्ट तो एक ऐसा वर्ड है जो कि है ही हमेशा अदर सोर्स के लिए। ऐसे किसी भी काम को जिसको किए बिना पैसे मिलते हैं ना आपको, दैट इज योर अदर सोर्स इनकम। याद रखना इस चीज़ को, हमेशा रूल है ये, बिना कुछ किए अगर पैसा मिलता है तो अदर सोर्स की इनकम है वो आपकी, ठीक है। अब इस बेस के ऊपर मैं आपके सामने 9 सवाल पूछूंगा, लाइंस पूछूंगा, 9 लाइंस। एक लाइन बोलूंगा, 2 मिनट का पोज लूंगा, आपको सोचना है यस या नो कि मतलब ये एग्रीकल्चरल इनकम है या नहीं है। उसके बाद मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो अगर आपने सोचा जो भी है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी नॉलेज अप टू डेट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। शुरू करें। चलिए, पहली लाइन, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर्स of rent payable in respect of land used for agricultural purpose. Is it agricultural income or non-agricultural income?
I will count till 20, then I will say answer. You have to just see yes or no. I repeat, interest, income from interest on arrears of rent payable in respect of the land used for agriculture purpose. Yes or no? 1, 2, 3, 4, 5. तो कोई बच्चों ने आंसर सोच लिया होगा अब तक? The answer is no. It is not agricultural income because it is interest on the arrears. इसका कोई लेना देना आपकी present agriculture produce से नहीं है. Number 2, income from the use of land for grazing of cattle. Cattle मतलब भेड़ बकरियां. Required for agricultural pursuits. लैंड का यूज कर रहे हैं, उस पे हमने कैटल फार्म, कैटल से हमारे पास कुछ, उनका यूज होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए. भेड़ बकरियां भैंस है, अल्टीमेटली वो यूजफुल होंगी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, खेती बाड़ी जोतने के लिए. तो क्या ये इससे जो इनकम होगी हमारी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी या नहीं होगी? सोचो. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, it is an agricultural income because ultimately that is a direct impact for agricultural produce. जो कैटल एग्रीकल्चर के ही यूज होंगी तो हमारा वो उसके ऊपर ही उसका डायरेक्ट कॉस्ट निकल जाएगी. जैसे अकाउंटिंग में करते थे ना, डायरेक्ट कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सेम. नंबर 3, इनकम फ्रॉम लीज ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर परस्यूट्स. ग्रेजिंग ऑफ कैटल जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज होंगी. तो अब तक इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, पीछे वाले से बिल्कुल सेम है ये. क्या आंसर है? यस, इट इज एन एग्रीकल्चरल इनकम. नंबर 4, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑन विच सम ऑपरेशन फॉर देयर प्रिजर्वेशन एंड ग्रोथ वर परफॉर्म्ड. जंगली पेड़ उग गए हैं, फॉरेस्ट ट्रीज. फॉरेस्ट ट्रीज की खासियत है आप नहीं उगाते, अपने आप उगते हैं वो. अब फॉरेस्ट ट्रीज अपने आप उग गए, उसको थोड़ा बहुत कटाई टाइम कर देते हैं देखने के लिए बस. तो क्या उसको बेच के अगर पैसा मिलेगा तो क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी? थिंक अबाउट. मेहनत करी या नहीं करी? आंसर इज नो, इट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम बिकॉज इस पेड़ को उगाने के लिए हमने कोई मेहनत नहीं करी. नेक्स्ट, income from interest on a mortgage of land used for agricultural purpose. हमने किसी को ब्याज पे पैसे दिए हैं ताकि वो जमीन ले ले और उसके ऊपर एग्रीकल्चरल का काम कर सके. अब उसके ऊपर हमें वो ब्याज देगा. इंटरेस्ट ऑन द मॉर्गेज ऑफ लैंड. उसने हमें ज़मीन गिरवी रख दी है, हमने उसको पैसा दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है हमको. तो क्या मेरे लिए वो एग्रीकल्चर इनकम होगी? यस और नो? 1, 2, 3, 4, 5. नो. जिन्होंने कहा नो, वेरी गुड. जिसने कहा यस, आप समझ जाओ क्यों. क्योंकि इसके ऊपर हमने मेहनत नहीं करी, वो इनकम एग्रीकल्चर से नहीं आ रही है, लोन के पैसे को देके उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं हम. नेक्स्ट, notional income from a house situated near the agricultural farm and owned and occupied by the SSC for the supervision of the farm activities. The farm is situated in a village 10 km from the city. No land revenue or local tax is levied on this farm. अच्छा, अब इसके अंदर जब बुक पढ़ोगे ना, उसमें आपको क्लैरिटी होगी कि फार्म हाउस की इनकम के अंदर 10 किलोमीटर का रेडियस होना चाहिए, अर्बन सेक्टर में होना चाहिए और उसके अंदर लॉ के हिसाब से लोकल टैक्स या लैंड रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा. लेकिन इसके अंदर क्या लिख रहा है? नो लैंड रेवेन्यू और लोकल टैक्स. जब दोनों टैक्स नहीं है तो आपकी वो एग्रीकल्चर इनकम में तो शामिल हो ही नहीं सकता फार्म हाउस. तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए, नो, इट इज़ नॉट एग्रीकल्चरल इनकम. ये सिर्फ एक देख रेख के लिए बना दिया आपने. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान. अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और लैंड सिचुएशन शुड बी इन इंडिया ऑफ कोर्स, तो इंडिया के जैसे लिख चुके हैं हम, तो पाकिस्तान की बात है नहीं सकती ना यहाँ पे. मेड बी एनी कंट्री. अभी जो बुक में जो लिखे मैं तो वो नाम यूज कर रहा हूँ. प्राइस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन एक्रूअल ऑफ हाई यील्ड. जो ज़्यादा उपज उगाएगा उसको सरकार इनाम देगी.
तो रामू शामू घनसू वंसू सब लोगों ने उठा के अपनी उपज दिखा दी और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है शामू के। शामू तुम्हें सरकार की तरफ से 5,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। तो वो जो 5,000 रुपये की इनकम उसकी हुई है, क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम है या अदर सोर्स इनकम है? आंसर इज इट इज एन अदर सोर्स इनकम, इट इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम बिकॉज इट इज ए कंपनसेशन, रिवॉर्ड मिला है, मजा आ गया। नेक्स्ट, amount of compensation received from insurance company on account of the loss of crop due to flood। बाढ़ आ गई साहब, सूखा पड़ गया साहब, अर्थक्वेक आ गया साहब, कीड़े पड़ गए साहब, फसल सारी खराब हो गई साहब। अब क्या करें? इंश्योरेंस करा रखा था साहब, इंश्योरेंस का मुआवजा दे दो साहब। तो इंश्योरेंस का मुआवजा ये लो साहब, 1 लाख रुपए ले लो। तो वो 1 लाख रुपए उसकी एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि उसको अल्टीमेटली 1 लाख रुपए मुआवजे के नहीं मिलते, तो 1 लाख रुपए उस क्रॉप को बेच के मिलते हैं। तो अल्टीमेटली दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रॉप ओनली, जो उसने उगाई है। अब चाहे वो बेच के कमाए चाहे वो लॉस के कारण कमाए, लेकिन पैसा मिल गया उसको, तो दैट इज हिज एग्रीकल्चरल इनकम। आई होप कि ये छोटा सा एग्जाम्पल जो आपके संग डिस्कस किया है मैंने, ये आपको क्लियर करेगा। प्लीज़ दोबारा सुनना इन सबको ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम कैसे इस चीज़ को डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में, किसको एग्रीकल्चरल इनकम मानना है, किसको नहीं मानना है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपकी बुक्स में होंगे, उन्हें आप कर सकते हो। ठीक है, छोटा सा पार्ट और करते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में बाद में। चलिए कुछ करते हैं कैलकुलेशन। जो पीछे वीडियो पर कभी बनाई थी, एक ही लेक्चर में सब कुछ कराया था, लेकिन मैं थोड़ा डिवाइड करके चल रहे तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे हम। सर, किसी किसान ने अपनी खेती बाड़ी से सामान किया और सीधा जाके मार्केट में फसल को बेच दिया, 5 लाख रुपए मिल गए उसको, तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई? 5 लाख, है ना? ऐसे आंसर आएगा, 5 लाख। उन्हें 5 लाख कमाए। क्यों भैया? उसके खेत में जोतने के लिए बीज आपने फ्री में दिए थे, उसकी जो लेबर काम कर रही है उसकी सैलरी आपने दी थी, मुफ्त दिया था, जो इक्विपमेंट उसके यूज़ हो रहे हैं, हल यूज़ हो रहे हैं, जो तरह सब कुछ इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, ट्रैक्टर लग रहा है, उसके डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आप नहीं दोगे? सोचो, अकाउंटिंग ही है पूरा। अकाउंटिंग में कैसे करते हैं? टोटल रेवेन्यू आया माइनस ऑल एक्सपेंसेस, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उसको माइनस कर दो, फिर जो बचेगा दैट इज योर नेट एग्रीकल्चरल इनकम। उसको देखना टैक्सेबल है या नहीं है, बात की बात है। अभी मानेंगे नो टैक्सेबल। कब होगा वो नेक्स्ट क्लास में समझ होगा, जब पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे। अभी की क्लास में समझना ये कि अभी इसकी एग्रीकल्चरल इनकम निकालें कैसे। तो सिंपल सा फंड है, जितना पैसा उसका आया उसमें से उसके खर्चे माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चरल इनकम। तो जरा आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से निकालना आप। एक एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस को बेचने के बाद पैसा मिला 2 लाख रुपए। अब उसने कहा कि सर मेरा इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन लगा 5,000, लेबर चार्जेस मैंने दिए 20,000 के, बीज सीड्स जो लेकर आया 10,000 के लाया, फर्टिलाइजर भी लेके आया 5,000, बिना खाद के काम कैसे चलेगा? आजकल तो पेस्टिसाइड भी चलता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी दिए एग्रीकल्चर के लिए, ऑफकोर्स बिजली भी लगेगी ना, बल्ब लगाए जाते हैं खेती के अंदर, सब चीज़ें लगती हैं, वो सब आके हमारे खर्चे हो गए। ये 15,000, 5,000, 10,000, 20,000, 5,000। अब अगर क्वेश्चन आता है कंप्यूट एग्रीकल्चर इनकम, तो ये नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो किया, अरे सर ने बोला था एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख, खत्म हो गया 2 लाख, ये लो भैया। नहीं, आंसर क्या होगा? यू विल स्टार्ट विद अ फ्रेश पेज। क्या लिखोगे आप? सेल प्रोसीड फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 2 लाख, उसके आगे डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट माइनस लेबर चार्जेस ऑन एग्रीकल्चर माइनस कॉस्ट ऑफ सीड्स माइनस कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर माइनस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माइनस। तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर इनकम कितनी बचेगी? इन सबको 2 लाख में से माइनस कर देते हैं। तो चेक करें कितना है ये? 20 और 5 25 और 10 35 और 5 40 50 55,000। तो 2 लाख में से कोई कैलकुलेशन गलत तो बता देना मुझे, ठीक है? तो आंसर आया 1,45,000। ये है मेरी एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, दोबारा कर लो एक बार। 2 लाख माइनस 25,000 माइनस 15,000 माइनस 15,000, 1,45,000। तो ये है मेरी एग्रीकल्चरल इनकम। सिर्फ 2 लाख मत लिखते हैं 2 लाख एग्रीकल्चर इनकम में निकाल दिया, नहीं ऐसा मत करना।
क्योंकि दिक्कत कब हो जाएगी, अगर हम पार्शियल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेसन में, तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाओगे सर 2 लाख लेना है या 1,45,000 लेना है। तो आपको उस समय 1,45,000 लेना है, 2 लाख नहीं लेना। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। पहले क्वेश्चन आपके पास था, नोट डाउन कर लेना, फिर आंसर कैसे निकालना है आसानी से निकाल लो। तो लेसन आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा दैट इज अबाउट एग्रीकल्चरल इनकम। इसके बारे में हम समझ चुके हैं कि एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी होती है और कंडीशन क्या होती है कि इसको हम कब एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। फिर हमने एक क्वेश्चन कर लिया जिसमें आपने 9 पॉइंट डिस्कस करे कि किस किस तरह के एग्जाम्पल हैं, येस और नो, वो आपको समझ आ गए होंगे। और हाउ टू कंप्यूट एग्रीकल्चर इनकम ये भी आपको पता चल गया। तो आज की क्लास यहाँ तक, ठीक है। आपने करना क्या है, जाने से पहले सिर्फ नीचे एक कमेंट में जो भी आपको अच्छा लगे लिख देना। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबाना, चाहो तो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा। और शेयर जरूर करो दोस्तों को, क्योंकि दोस्तों को शेयर करना आपका धर्म बनता है आज की डेट में। इस ट्यूशंस के कोई पैसे नहीं हैं। हालांकि इफ़ यू विश टू सपोर्ट द चैनल देयर आर वेज टू सपोर्ट द चैनल। बीच में 1-2 बटन आते हैं, उसको अगर आप दबाएंगे नहीं तो कुछ सपोर्ट हमें मिल जाता है। और पुअर बच्चों की, जैसा आपको पता है मेरे चैनल का पर्पस पुअर स्टूडेंट्स की हेल्प करना है, तो डेफिनेटली उनकी भी हेल्प हो सकती है, प्रोवाइडेड बीच में आने वाला कभी कोई बटन आता है उसको अगर आप ना दबाएं तो 2 से 3 मिनट लगते हैं बस, लेकिन वो निकल जाएगा तो चैनल को सपोर्ट होता है। एनीवेज वो आपकी इच्छा है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता उसके लिए। दैट इज ओनली टू सपोर्ट द चैनल एंड द पुअर स्टूडेंट्स, जो कि इस चैनल के थ्रू उनको हेल्प पहुंचती है, चाहे बुक्स मिलती हैं, चाहे उनको कुछ भी सामान मिलता है, लेकिन मिलता है। एनीवेज अब आपने सिर्फ इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और दोस्तों को चैनल शेयर करो। जितने ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना हमारा चैनल ग्रो करेगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, नोट डाउन एवरीथिंग, टेक केयर, बाय बाय।